So let's see what was green revolution, what government did in the green revolution. I have already explained in the previous slide कि उसका पर्पस क्या था, हम ग्रीन रिवोल्यूशन को कैसे स्ट्रक्चर किया है मैंने अपने आंसर में और नोट्स में, और कैसे उसको पढ़ेंगे, उसका पर्पस पढ़ेंगे, मेजर्स पढ़ेंगे, उसका इफेक्ट पढ़ेंगे और आउटकम पढ़ेंगे, एंड देन उसका डिसएडवांटेजेस, अगर कोई डिसएडवांटेज रहा है तो वो पढ़ेंगे, अगर नहीं रहा है तो विल नॉट सी दैट. ऑलराइट, सो व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन? पर्पस वाज सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स. ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद भी भारत के पास खाने के हालात इतने बुरे थे कि मतलब इम्पोर्ट करना था, बट इम्पोर्ट करने के भी पैसे नहीं थे हमारे पास. सो द गवर्नमेंट डिसाइडेड, नो, दिस कैन नॉट गो फॉर लॉन्ग, वी हैव टू बी इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट इन द फूड ग्रेन्स. अपने पास खाना तो अपना होना चाहिए, बाकी चीज़ें तो आप नहीं करोगे तो चलेगा, अदरवाइज तो हाउ विल टेक दिस कंट्री फॉरवर्ड. तो सेल्फ सफिशिएंसी इन द फूड ग्रेन्स वाज द प्रायोरिटी ऑफ फूड ग्रेन्स. और दूसरा पर्पस क्या था उसका? अचीव फूड सिक्योरिटी. सेल्फ सफिशिएंट तो हो जाए बट सिक्योर भी रहे, हम खा तो रहे हैं बट हमारे पास कल ना होने का डर भी ना रहे, सिक्योरिटी होनी चाहिए फूड की. तो ये दो पर्पस था. दिस सीम्स टू बी वेरी सिंपल पर्पस, बट इट वाज वेरी बिग टास्क टू अचीव देम, एंड इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट on the part of the government, and entire the framework which was working with the government, and even the people were involved. So the purpose was self-sufficiency in food grains, achieve food security. These two were purpose. इसके लिए गवर्नमेंट ने मेजर्स क्या लिया? हाई यील्ड वैरायटी सीड्स मंगाए. हाई यील्ड वैरायटी सीड्स हमारे पास तो नहीं था, कहाँ से मंगाया? फॉर एग्जाम्पल, दे टुक व्हीट फ्रॉम मैक्सिको एंड राइस फ्रॉम फिलीपींस. ऑलराइट, तो ताकि हम उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके, उसका ईल्ड को हाई कर सके. वरना हमारे पास जो सीड्स थे, हमारा जो खुद का स्टॉक था, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी. हमने लाइक फॉर एग्जांपल हमने 1 एकड़ में लगाया, तो एग्जांपल के लिए ले लो, 1 एकड़ में हमने राइस लगाई तो मान लीजिए 4 क्विंटल निकल रहा है. बट अगर हम फिलीपींस की राइस लगाते हैं तो हो सकता है 10 क्विंटल निकल रहा हो. दिस इज जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड. तो इसलिए हाई यील्ड सीड्स वैरायटी जहाँ से हमें मिला वो हम ले आए. एग्जाम्पल आई हैव गिवन. इरिगेशन को इम्प्रूव करने के लिए कनाल्स बनाए गए, डैम्स की स्टार्टिंग की गई, वेरियस कनाल्स, एंड दीज थिंग्स वर इम्प्लीमेंटेड. फर्टिलाइजर्स को इंट्रोड्यूस किया गया कि फर्टिलाइजर्स हम किसानों को प्रोवाइड करेंगे. एंड देन pesticides, weedicides, insecticides to protect the crop from getting damaged by these weeds and pesticides and insects who eats them. And then mechanization किया गया. mechanization की तरफ कदम बढ़ाया गया कि मशीनरी लाई गई पानी निकालने के लिए, खेतों को उसको जोतने के लिए. तो मैकेनाइजेशन वाज आल्सो अडॉप्टेड. जो एकदम रूडिमेंट्री तरीके से एग्रीकल्चर हो रहा था उसको उसको पीछे करके people were motivated and they were given the mechanization. And then infrastructure development, infrastructure like power, electricity रहेगी तभी तो आप पानी निकालोगे ना, in case if you're pumping it. And then road, उसको प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल्स को उसको और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को उसको ट्रांसफ़र, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इन द सेंस हियर द प्रोड्यूस ऑफ द फार्म टू टेक इट टू द स्टोरेज फैसिलिटीज़ और द मार्केट. इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन पावर इज डीजल और इलेक्ट्रिकल पावर, दोनों को इन्हांस करने के लिए, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दिस वॉज द स्टेप्स वर टेकन कि हम क्या कर सकते हैं. तो वेरियस पावर प्लांट्स वर सेटअप. ऑलराइट, एंड देन एग्री फाइनेंस. उसी समय इफ यू रिमेंबर द बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया, एंड वेरियस बैंक्स में भी एग्रीकल्चर फाइनेंस को एम्फेसिस दिया गया कि ताकि फार्मर्स को लोन दिया जाए. एंड देन पोस्ट हार्वेस्ट सपोर्ट भी होना चाहिए. पोस्ट हार्वेस्ट सपोर्ट दिया गया कि उनको स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड कराओ, उनको मार्केट प्रोवाइड कराओ, उनका जो प्रोडक्ट है, प्रोड्यूस है, उसको अच्छे प्राइस पे खुद खरीदे, गवर्नमेंट खरीदे इफ़ इट इज़ नॉट बीइंग सोल्ड इन द मार्केट. तो पोस्ट हार्वेस्ट सपोर्ट प्रोवाइड किया गया. पोस्ट हार्वेस्ट सपोर्ट में और भी क्या चीज़ें थी? प्रोसेसिंग प्रोडक्ट की
प्रोसेसिंग होनी भी इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज उसकी वैल्यू कम हो जाती है, सिंगल यूज वैल्यू कम हो जाती है. एंड देन स्टोरेज एंड देन मार्केटिंग फैसिलिटीज़. प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़ भी वेरी इंपॉर्टेंट है. तो ये पोस्ट हार्वेस्ट सपोर्ट में आ गया, जिसके लिए गवर्नमेंट ने वेरियस फ्रेमवर्क बनाए. एंड देन ये हमने पर्पस देख लिया, मेजर्स देख लिया. इफेक्ट क्या था? इफेक्ट वाज इंक्रीज इन प्रोडक्शन. अगर ये सारे जो मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए, दिस लेड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन फॉर ऑब्वियस रीजन. एंड देन उसकी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन मीन्स इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ गया इंडिया का, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. प्रोडक्टिविटी मीन्स पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी, जो हमने यहाँ पे देखी थी, हाई यील्ड है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी. ऑलराइट. एंड देन रिड्यूस्ड फूड इम्पोर्ट. ऑब्वियसली जब हम सेल्फ सफिशिएंट होने लगे, हमारा प्रोडक्शन बढ़ने लगा, तो हमें इम्पोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी. मतलब कम हो गया हमारा इम्पोर्ट. वट एवर जो हम वी वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस, ओनली दोज थिंग्स वर इम्पोर्टेड नाउ. तो इससे क्या हुआ? हमारा फॉरेक्स भी बचने लगा. हम खाना खरीदने के लिए ही अपना सारा फॉरेक्स दे देते थे, तो हमारा फॉरेक्स बचने लगा. एंड देन फोर्थ इम्पैक्ट क्या था, इफेक्ट क्या था? इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर. अब गवर्नमेंट ने इतने स्टेप्स लिए हैं, तो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होने लगा. कॉर्पोरेट सेक्टर स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, पीपल देमसेल्फ स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, इवन द बिग फार्मर्स स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन मैकेनाइजेशन एंड अदर थिंग्स. इंक्रीज इन कमर्शियलाइजेशन. ऑब्वियसली जब स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी, तो आप कितना खाएंगे? सब्सिस्टेंस फार्मिंग थोड़ी सब कर लेंगे, तो आप इसको, अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा प्रोड्यूस है वो तो मार्केट ही जाएगा. तो दिस लेड टू कमर्शियलाइजेशन. एंड देन ग्रोथ इन एग्री रिलेटेड इंडस्ट्रीज. तो जब हमारे पास प्रोडक्शन ज़्यादा है, कमर्शियलाइजेशन होता है, तो एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ तो होगा, लाइक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़. एंड देन इंक्रीज फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग, एग्जाम्पल आई ऑलरेडी गेज. एंड एग्रो रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ में और जो इंडस्ट्रीज़ आएंगी, लाइक जो एग्रीकल्चरल रिलेटेड टूल्स बनाती हैं, वो भी तो इंडस्ट्री आएंगी. अगर एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा है तो काम करने के लिए pumping machine, pipes, other various iron tools which are needed in the agricultural work, उन सब की इंडस्ट्रीज भी बढ़ी. एंड देन ऑब्वियस रीजन, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा. अगर ये सब होगा तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फार्म एम्प्लॉयमेंट बढ़ा. अगर एग्रीकल्चर की वजह से इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, तो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा. एंड देन एक्सटेंशन सर्विसेज लाइक कृषि दर्शन, इस तरह की सर्विसेज भी कम अप होने लगी, विच ऑल्सो हेल्प द फार्मर, एम्प्लॉयमेंट एंड एवरीथिंग. एंड देन एग्री रिसर्च इंक्रीज. एग्रीकल्चर रिलेटेड इस रिसर्च भी बढ़ गया. दीज वर द इफेक्ट of the green revolution. And what was the outcome of the green revolution was absolute contribution to the GDP increased, even the share decrease. मतलब एग्रीकल्चर का जो शेयर था जीडीपी में वो कम हो गया, बट एब्सोल्यूट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट कंट्रीब्यूशन जीडीपी में वो काफ़ी बढ़ गया. ऑलराइट. तो ये आउटकम निकला. These were the effect and this was the outcome. And what were the disadvantages? Loss of traditional variety of seed. This is very big disadvantage. ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ सीड्स वेरी न्यूट्रिशियस भी होते हैं वो, और उनका अपना एक रिजिलियंस होता है इन द लोकल एनवायरनमेंट. वो हर चीज़ को टॉलरेट करके दे स्टिल कैन सर्वाइव एंड दे कैन बी यूज्ड मल्टी जनरेशन. तो हमारे पास जो ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ सीड्स थी उसका लॉस होने लगा. जो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे रही थी हम उस पर ही फोकस करते गए. तो दिस वाज वन ऑफ द बिग डिसएडवांटेज. एंड देन व्हाट वाज द नेक्स्ट? ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र. हमने फर्टिलाइज़र का मतलब इतना ज़्यादा यूज़ किया है कि देयर इज़ लैंड इरोजन. जो पंजाब एरिया, हरियाणा, ये सब जो ज़्यादा बेनिफिटेड थे, वहाँ पे लैंड की क्वालिटी बहुत डिग्रेड हो गई है ड्यू टू ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स. एंड देन other disadvantage was improper crop management. Improper crop management means faulty selection of crops irrespective of ecological reasons. अब जैसे ecological reasons क्या है कि आप different types of crops करें या एक crops इतने ड्यूरेशन के लिए ही उसको ग्रो करें. बट हो क्या रहा था, क्योंकि फाइनेंस मिल रहा था, गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा था, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स मिल रही थी, और
पानी मिल रहा था, सब कुछ था, तो लोगों ने कहा हम यही ग्रो करेंगे, लाइक राइस ग्रो करेंगे या वीट ग्रो करेंगे, जिससे कि हमारा इनकम ज़्यादा रहे। तो इम्प्रॉपर क्रॉप मैनेजमेंट हो गया। इससे क्या हुआ, दिस वॉज नॉट गुड फॉर द सॉइल हेल्थ। All right, this was disadvantage of the green revolution and misuse of irrigation. पानी जितना चाहिए उससे कई गुना पानी लगाया जा रहा था, wastage of water, misuse of irrigation हो रहा था. This was also one of disadvantage. And intercrop imbalances, we benefited मैक्सिमम। इंटर क्रॉप इम्बैलेंसेस, अब आप क्रॉप क्या है, खेत को क्या चाहिए, आप डिफरेंट क्रॉप्स को इंटरचेंज करके लगाएं, उसको भी एक खुद को नरिश करने का सॉइल को टाइम चाहिए, बट नहीं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्या है, वीट को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल गया, अदर क्रॉप्स रह गए वो पीछे रह गए। एंड देन रीजनल इम्बैलेंसेस भी हो गया, दिस वॉज ऑल्सो डिसएडवांटेज। फॉर एग्जाम्पल आंध्रा पंजाब बेनिफिटेड मोर देन बिहार और उत्तराखंड, this was also a disadvantage. And the next disadvantage was only large farmers benefited because small farmers के पास तो ना तो लैंड था इतना, ना तो पैसे थे, ना इक्विपमेंट्स, कुछ भी नहीं था जिसको वो यूज़ करके उसका बेनिफिट ले सकें लार्ज स्केल प्रोडक्शन का। तो लार्ज फार्मर्स को बेनिफिट ज़्यादा गया ग्रीन रिवॉल्यूशन से। And then health issues due to overuse of pesticide, for example cancer rise in Punjab. And the next was soil degradation and salinization, for obvious reason, अगर हम ज़्यादा fertilizers यूज़ कर रहे हैं, improper crop management है, misuse of irrigation है, crop imbalances है, तो soil तो degrade और salinize होगी ही होगी। And then air and water pollution भी इसकी वजह से बढ़ गया, इतना सारा केमिकल यूज़ करने से वो तो पानी तो सीप करके वही जाएगा ना, केमिकल तो सीप करता ही है, तो एयर एंड वाटर पोल्यूशन बढ़ गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केमिकल रेजिड्यू इन फूड क्रॉप्स, जो कि आज के टाइम पे भी बहुत सारी डिसीजेस का कारण बन रहे हैं, समटाइम्स इवन इट लीड्स टू डेथ ऑल्सो। तो बहुत सारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज है, दे आर ड्यू टू केमिकल रेजिड्यू इन द फूड क्रॉप्स। दैट इज़ वाई ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है एंड द पीपल आर प्रिफरिंग इट. So this was the green revolution. This was one of the steps that government took post independence to make the agriculture self-sufficient. All right. Now, so this is all for today's video. But ये agriculture का topic पूरा cover नहीं हुआ है, अभी है next video में I will cover, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी video. तो next topic में I will cover the challenges identified by the Niti Aayog in agriculture, suggestions to overcome those challenges, agricultural reforms क्या क्या हुए हैं post independence से लेके आज तक, and the factors of failure of these reforms and some successes and step needed for success of these reform. ये सारा मैं आपको next video में cover करवा दूँगी. सो आई वुड से आप प्लीज़, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, अभी भी मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपको ये फॉर्मेट डिजिटल वर्जन ऑफ माई नोट्स अगर आपको बेटर लग रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं इस तरह बनाऊँ. अदरवाइज़ इफ़ यू लाइक माई अर्लियर डायरेक्ट नोट से एक्सप्लेनेशन, तो भी आप बताइए, तो फिर अगर वो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है तो मैं उस तरह से नोट्स उसी तरह से ही प्रेजेंट करूँगी. प्लीज़ लेट मी नो in the comment section. Thank you, and please like, share and subscribe. Bye bye, love you all. See you in the next video with the next part of this topic. Thank you.